हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि जिससे चल रही थी उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, तो टू डायमेंशनल कोलिजन में हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअल में कि टू डायमेंशन क्यों कहा गया इसे, ये ऐसा क्यों इसके साथ में हुआ, गलत हुआ या सही हुआ। तो आपको इसमें सब कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। सबसे पहले आप इसमें एक इमेज देखिए जिसमें एक विस्फोट हो रहा है। विस्फोट होने के साथ में ये दो पार्टिकल में डिवाइड हुआ जा रहा है। इसे हम कहेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन्स। ठीक है, इसमें एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, कोई एक हैवी पार्टिकल है जिस पर एक पार्टिकल आकर के हिट करता है। हिट करने के बाद में वो ऐसे टूट जाता है, ऐसे निकल जाता है धुन से। जब ये धुन से निकलेगा, जब धुन से निकल जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो दो पार्टिकल्स ऐसे एक ऐसे बढ़ रहा था वो ऐसे अलग हो जाएगा। मीन्स अगर वो पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो ऐसे अलग हो जाएगा और इसके दो दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, वो एक डायरेक्शन में चले जाएंगे। बस यहीं से खेल कम करना है ना। तो कैसे स्टार्ट होगा ये समझिए। सबसे पहले आपको पता है आपको क्या करना है। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है ना। तो हमारे पास में एक पार्टिकल है और एक दूसरा पार्टिकल, दोनों मोशन में है, दोनों रेस्ट में है, और एक मोशन में है एक रेस्ट में है। ये सभी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में सिर्फ एक कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है और दूसरा पार्टिकल आके उस पर हिट करता है। ठीक है, हिट करने के बाद में दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, प्रेम आ जाता है उनके बीच में। चिपकने के बाद में क्या होता है, जैसे ही वो चिपकते हैं पर इस वाले का जो इस वाले की वेलोसिटी है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, चिपकने के साथ में इतना तेज से हिट करता है कि टूट जाता है बेचारा। जैसे आज के ज़माने में, आज के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें क्या हो रहा है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं दिल टूटने से ही, है ना। वो गाने भी आ रहे हैं, शीशे का ज़माना था पत्थर था दिल तेरा। तो ये सभी क्या है, एक बेसिक सीक्वेंस है। आकर के इस पर बहुत ही वेलोसिटी से हिट करता है। हिट करने के बाद में ये पार्टिकल टूट जाता है, दो भागों में टूट करके कहीं स्पेस में चलने लगता है। ये तो एक स्पेस का एग्जाम्पल हो गया। इसी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा न्यूट्रॉन और यूरेनियम वाला। ठीक है, ये वाला भी एक एग्जाम्पल बहुत सारा काम में आता है, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है कि एक बस है और एक आगे बाइक जा रही है। ये कंडीशन है, इसे ध्यान लगा के समझिए। बाइक जा रही है, उस पर दो लोग बैठे हुए हैं और बस आके उन्हें पीछे से हिट करती है और एक आदमी उछल के साइड में जाता है और कार जो बाइक है, बाइक और एक आदमी उस बाइक के साथ में इधर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बॉडी इधर चली गई, एक बॉडी इधर चली गई। बोलो कितनी बॉडी, बोलो दो बॉडी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे बचपन में आप एक गेम खेलते होंगे, बहुत सारे लोगों ने खेला है, हमने भी खेला है। उसे कहते हैं गिट्टी फोड़ गेम। ठीक है, उसमें एक बॉल से हम लोग दूसरी, एक बहुत सारी गिट्टियाँ लगी रहती है, उस पर हिट करते हैं। हिट करने के बाद में क्या होता है, कई सारी बॉल्स जो उस पर बॉल्स किसी और डायरेक्शन में जाती है, जो उस पर हिट हो जाता है बॉल किसी और डायरेक्शन में जाती है और जो गिट्टियाँ हैं वो इधर उधर फैल जाती हैं। वहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने का। टू डायमेंशनल कोलिजन समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से तो बहुत सारी बात हो गई, हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। ये चिंटू वाली बॉडी है, इसका मास है m1। ये मिंटू वाली बॉडी है, इसका मास है m2। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। इसको हमने रेस्ट कर दिया है, रेस्ट में है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये आके इस पर टकराएगी। टकराने के बाद में क्या होगा, टकराने के बाद में ये होगा कि ये वाली बॉडी इसमें चिपक जाएगी। चिपकने के बाद में क्या होगा, ये टूट जाएगी। टूटने के बाद में क्या होगा समझिए। अब जब ये बॉडी यहाँ पर आएगी, देखिए इसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास से समझ सकते हैं, और दूसरा इसको अगर सिंपल तरीके से समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए एक लाइन में ट्रेवल कर रहे थे ऐसे करके भाई। ठीक है, ये इसकी लाइन है, बना दी हमने। इस लाइन को क्या कहेंगे, सेंटर लाइन कह सकते हैं। किसी भी बॉडी के पास में उसका सेंटर ऑफ मास होता है, उस मास के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। इसने आके इसको हिट किया
और ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी मिलकर के एक बड़ी बॉडी बन गए। ठीक है, वर्ड्स को समझिए आप इस बारे में। ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये इस पर आके इतनी तेज से हिट करता है कि ये वाली बॉडी दो भागों में टूट जाती है, बट ये इसके साथ में चिपक जाती है। ऐसा कर सकते हैं, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती कि ये दो बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। इसने इसको ऐसे हिट किया, ये इधर चली गई और ये वाली बॉल इधर आ गई, या ये इधर टकराई, ये इधर गई, ये इधर आ गई। देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक बॉल है और ये एक दूसरी बॉल है। ये वाली बॉल आकर के यहाँ पे टकराती है, जिसकी वजह से ये बॉल इधर जाती है और ये वाली बॉल यहाँ पे टकरा के इधर निकल जाती है। ऐसी कंडीशन तो बन सकती है ना, बताइए। ये बॉल है M1, ये बॉल है M2, और एक टाइम पर ये दोनों यहाँ पर थी और दूसरे टाइम पर ये बॉल M2 यहाँ पर है, एक बॉल फिर यहाँ पर आ गई। ये कंडीशन तो समझ में आ रही होगी ना आपको, ये कंडीशन तो समझ में आ रही होगी, सिंपल सी बात है। अब एक बॉल लीजिए, उस एक बॉल को दूसरी बॉल से टकराइए, मारिए उस पर, तो क्या होगा, ये वाली बॉल इधर जाएगी, ये वाली बॉल इधर जाएगी, ये वाली बॉल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कंडीशन तो बनेगी ना, आप इसको ट्राई करिएगा। अब ये बॉल ऐसे कुछ जा रही थी, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वाली बॉल का है मास M1, यहाँ पर आकर टकराती है और टकराने के पास में क्या हो रहा है, ये वाली बॉल इस सेंटर लाइन से यहाँ पर पाई जाती है। हाँ, यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर M2। ठीक है, और ये है टकराने की सीन। ठीक है, टकराने के बाद में ये कुछ यहाँ चली गई और ये वाली बॉल यहाँ पर आ गई। मीन्स देखो, ये हल्की मास है, मतलब हल्का मास है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारा M1। तो इस वाले पॉइंट से ये इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ तक, मतलब ये यहाँ पर पहुँचेगा, और इस वाले बॉल का सेंटर ऑफ मास से लाइन यहाँ पहुँच जाएगी। इसको ऐसे मान लीजिए, जहाँ पर कोलिजन हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। ओके, शुरुआत में इसके पास में स्पीड थी, वेलोसिटी थी u1 और इसकी u2 0 थी मान लीजिए। फिर जब इसने इसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद में जब इसने इसको हिट कर दिया, हिट करने के बाद में ये कुछ अपनी सर्टेन वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस वेलोसिटी का नाम हमने दे दिया v2 वेलोसिटी। ठीक है, और इस वेलोसिटी का नाम दे दिया हमने v1 वेलोसिटी। भाई साहब, कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं साफ कर दूं पहले, क्योंकि यहाँ मुझे लिखना है ना। तो ये हो गया हमारा v1 v2। फिर आगे क्या होगा, तो हमने सपोज किया कि भाई साहब ये तो ऐसे जा रहे थे। ठीक है, अब ये इधर जा रहे हैं, अब ये इधर जा रहे हैं। ठीक है, पर हमें तो लेनी है कोलिनियर वेलोसिटी। तो कोलिनियर वेलोसिटी कैसे लेंगे, तो कोलिनियर के लिए हम भैया बनाएंगे यहाँ से एंगल। ये एंगल हमने माना फाई और ये एंगल हमने माना भाई। किसका? फाई, थीटा। ठीक है ना, ये भाई ये फाई। तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। इस लाइन मीन्स सेंटर ऑफ मास की लाइन से, जो इसका सेंटर ऑफ लाइन है, इस मास के ऊपर की ओर v2 वेलोसिटी से मास 2 ट्रेवल कर रहा है, इधर v1 वेलोसिटी से मास 1 ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो भाई साहब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का मान कितना होगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का मान हो जाएगा कितना, इस डायरेक्शन में इसकी हो जाएगा v2 cos फाई, इस वाले का, और इसी वाले का ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, v2 sin फाई, ठीक है ना। अब इसका कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा इस वाले का v1 cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा इसका। देखो ये जरूरी नहीं कि जब हमने यहाँ से लाइन खींची तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल है, ये इसके बीच की वेलोसिटी का ले रहा है, मतलब टकराएगा ना तो अलग होगा, तो उसके सेंटर ऑफ बीच का लेना पड़ेगा ना, इसलिए तो ये हो जाएगा हमारा v1 sin थीटा। ओके, अगर अब हम कहें कि सर यहाँ पर मुझे बता दीजिए कांस्टेंट ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर ये लीजिए अभी सेकंडों में देखते हैं। जब हमारे पास ये वेलोसिटी थी तब हमने कहा सर इसका E होता है v2 माइनस v1 बाई कितना u1 ज़्यादा है ना, हाँ u1 माइनस u2। बताइए कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है, इतना हो गया। पर इस वाली सिचुएशन पर ये वाला फॉर्मूला नहीं वर्क करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि भाई यहाँ पर तो ये चीज़ें एक साथ चल रही थी ना, एक डायरेक्शन में चल रही थी, एक जगह पे जा रही थी। यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा है? ये 2 डायमेंशनल हो रहा है। वहाँ पर कैसा हो रहा था? 1 डायमेंशनल हो रहा था। 1 डायमेंशनल के ये हो जाएगा। पर अगर हम V2 की वैल्यू रखना चाहते हैं 1 डायमेंशनल में, तो भैया 1 डायमेंशनल तो हमारे पास अवेलेबल है, हमने पहले से कर रखा है, हम लोग दिमागी वाले लड़के हैं, तो हमने दिमागी यूज़ कर लिया। तो हम रखेंगे V2 की वैल्यू कितनी रखेंगे? कितना? V2 cos phi, फिर V2 cos phi नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमने माना इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है, ओके। तो हो जाएगा कितना? V1 cos थीटा डिवाइडेड बाई U1 माइनस का, ये कितना लिया था हमने? रेस्ट में लिया था ना, तो हम इसको 0 ले लेंगे। पर यहाँ पर आएगा कितना एक्चुअल में? U2 ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये नहीं भूलना है, और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को। तो यहाँ पर हमने रख दिया U2, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कहेंगे सर क्या यहाँ पर भी कुछ खेला होता है? तो बिल्कुल खेला होता है। कौन सा खेला होता है? तो यहाँ पर मोमेंटम का खेला होता है। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना था इनके पास? इन भाई साहब के पास मोमेंटम था P1, तो कितना बनाएगा? M1 U1। इसके पास कितना मोमेंटम है? तो इसके पास सर इतना मोमेंटम है M2 U2। अब यहाँ पर कितना मोमेंटम है बता दो भाई। कहेंगे सर हमको तो नहीं पता। कैसे नहीं पता? अब कहेंगे सर V2 M2 होगा तो एक था पढ़ा पड़ेगा तो बराबर हो जाओगी। तो कैसे हो जाएगा? तो कैसे का मतलब ये है कि ऐसे हो जाएगा P2 इज इक्वल टू M1 V1 cos थीटा P2 डैश, ठीक है। इसको P1 ले लो, P1। अब इन्नू कितना हो जाएगा भाई? तो इन्नू हो जाएगा P2 डैश इज इक्वल टू M2 V2 cos phi। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके ओके। अब हमें क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो कंजर्व के लिए क्या होता है भाई साहब? सिग्मा P इज इक्वल 0 और क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है, हाँ यही, ठीक है ना। तो यही हो गया, ओके। इसको बैलेंस कर दीजिए फटाफट। तो फटाफट करने का मतलब क्या है? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, बराबर कर दीजिए बस। इसमें क्या बचा? इस तो बहुत हलवा कर दिया हमने। cos phi प्लस का M1 V1 cos थीटा। बताओ कोई दिक्कत? कहीं पर कोई दिक्कत है? अच्छा, अब फटाफट काइनेटिक एनर्जी बता दो। ये तो मोमेंटम का हो गया, हमने मोमेंटम भी देख लिया, मोमेंटम भी देख लिया हमने भाई साहब। बताओ कोई दिक्कत है ना? क्लियर है यहाँ पर? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने U0 माना था, तो इसको हम 0 कर देंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा? V2 cos phi माइनस का V1 cos थीटा बाई U1, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अगर हम यहाँ पर ये करें तो M1 U1, ठीक है, इज इक्वल टू M2 V2 cos phi प्लस का M1 V1 cos थीटा, ठीक है ना। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अभी कहेंगे सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? कहेंगे सर यहाँ पर तो एक कंपोनेंट लिया है आपने, दूसरा कंपोनेंट तो लिया ही नहीं है। तो बिल्कुल ले रहे हैं। देखो ये ऊपर की ओर कंपोनेंट जा रहा है, वेलोसिटी का तो हो जाएगा V2 sin phi इज इक्वल टू V1 sin थीटा। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको इसका यूज़ दिया हो तो कैसे कर सकना है? तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके इक्वेशन में M1 दिया है, बिल्कुल दिया होगा, ठीक है, M2 दिया है, बिल्कुल दिया होगा, U1 दिया है, बिल्कुल दिया होगा, पर V1 V2 में से कुछ नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे रिलेशन? तो यहाँ से निकलेगा एक रिलेशन, यहाँ से निकलेगा एक रिलेशन, दोनों से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझे? नहीं समझे? चलो समझाते हैं भाई आपको। हमने माना, हाँ आ जाएगा, ठीक है, एक चुन्नी में समझ लो। ये है हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या है भाई साहब? कंडीशन है ये, हमने कहा कि हमारे पास दो बॉडी है, जिसमें से M1 है 1 kg, ठीक है, ओके, M2 है 2 kg, वेरी गुड, ये कहा तो होता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। U1 है 10 मीटर पर सेकेंड, U2 है भाई साहब 0, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब आपने कहा कि सर फाई की वैल्यू भी दी है और थीटा भी दिया है, दोनों के एंगल कितने हैं 30-30, ठीक है, दोनों के एंगल कितने हैं 30-30। अब दोनों के एंगल हैं या 45-45 ले लो, है ना, थोड़ा और इजी हो जाएगा। 45 एंगल पे दिया है, 45 एंगल पे दिया है। अच्छा सीन कैसा बनेगा, तो सीन सर ऐसा बनने वाला है, एक यहाँ पर मास है, दूसरा मास यहाँ पर है, जब ये इधर जाएगा ये एंगल 45 बनाएगा और ये इधर जाएगा, ये सीन बन गया इसका, छोटा सा चुना सा सीन है ये। ओके, अब कहा सर बता दीजिए आप हमको V1 की वैल्यू बताइए और V2 की वैल्यू बताइए, ठीक है, V1 की वैल्यू बताइए और V2 की वैल्यू बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना तो आप इस इक्वेशन से ही सारा मामला सेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू सेम है तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे ना, ये खत्म ये खत्म, V1 = V2 हो गया, इतना क्लियर। ऑप्शन में कुछ ऐसे आंसर दिया होगा 2-4 किलोमीटर, 3-5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर, तो कभी कभी आपको पूरा सवाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लो हो गई बात, क्लियर है ना। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन नहीं दिमाग लगाना है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं दिमाग लगाना है, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर ये कितना हो गया, V2 = V1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो M1 की वैल्यू रख दीजिए, U1 की वैल्यू रख दीजिए और M2 M1 रख दीजिए, cos फाई रख दीजिए, ये और ये सेम है, जब सेम होंगे तब क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर 2v हो जाएगा, सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे, वैल्यूसिटी आ जाएगी। अब कंडीशन में थोड़ा सा खेल कर देते हैं कि भाई साहब थीटा की वैल्यू इतनी है, इसकी 45 है, तो कहेंगे तो क्या करना है, बिल्कुल कर सकते हैं इस कंडीशन पे भी, समझ लीजिए। इसको हम थोड़ा साफ कर देते रहते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, इस मैं साफ कर देता हूँ पहले, तब बताते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि तभी मज़ा आएगी, तभी तो मज़ा आएगा। तो मेरे पास है फॉर्मूला, बिल्कुल है मेरे पास फॉर्मूला, ये नहीं साफ करते क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसी की, ये साफ कर इधर, इसको भी हटा दो, फ्रस्ट्रेशन कांस्टेंट जो निकाल लेंगे हम लोग, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, ये हो गया इतना। ध्यान से समझ लो, बिल्कुल एक ही बार में सारा काम खत्म हो जाए, जिससे बार बार का लफड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया, इसको हटाओ। बहुत ही सरल सवाल है, सरल, इट्स टू इजी इफ यू ट्राई वन टाइम, ओके, ऑल राइट। अब ये इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें जरा मामला, अब हमें वैल्यू रखनी है, हमने कंडीशंस बना लिए, ओके। अब वैल्यू रख दीजिए फटाफट। तो हमने जब वैल्यू रखी तो M1 हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पर 1, U1 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, = M2 कितना है 2 kg, V2 हमको पता नहीं है, cos फाई कितना है, तो फाई की वैल्यू है 30, तो हो जाएगा √3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर जाएगा प्लस, M1 कितना है 1, V1 पता नहीं है हमको, cos थीटा की वैल्यू है 1/√2। बताओ कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अगर हम इसकी वैल्यू को 60 कर लें, थोड़ा और इजी कर लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कहेंगे सर क्या एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा √3/2, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, तो हो जाएगा 10 = हाँ ये तो सब कट गए, V2 यहाँ पर है, यहाँ पर V1 है, तो ये हो जाएगा √3V2 प्लस का, कॉमन कर लिया हमने ये, प्लस का V1/2, इसको भी कॉमन कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2V2, वो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसे यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा 20/√3 = V1 + V2, और ये हो जाएगा 2। ये हमारे की इक्वेशन हो गई भाई साहब, ठीक है ना, इतना क्लियर। आप कहेंगे सर अभी कहाँ क्लियर है, अब इसमें वैल्यू रखिए जरा, तो V2 कितना है पता नहीं है, साइन फाई कितना है, फाई है हमारा 30, तो हो जाएगा /2, और V1 कितना है पता नहीं है, साइन थीटा कितना है 60, तो कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा V1 √3 = V2।
अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, v1/v2 इज इक्वल टू 1/√3। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो तरीके हैं लगाने के। आप चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हो तो हो जाएगा 20/√3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से v2 की वैल्यू आएगी v2 इज इक्वल टू √3v1 आएगा ना, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, इतना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा 2 × √3v1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, v1 कॉमन कर लिया हमने, इसे क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा 1 + 2√3 इज इक्वल टू 20/√3। अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया हमारा काम। तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 20/√3 प्लस 6, ये हमारी हो गई वैल्यू भाई साहब। बताओ कोई दिक्कत? अब इस वाली वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, v2 इज इक्वल टू √3 इंटू 20/√3 प्लस 6, ये हमारी वैल्यू हो गई। और चाहे तो कम भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, √3 इंटू 20 बाई, यहाँ से √3 कॉमन कर लो, कितना बचेगा 1 प्लस ये बचेगा √2 बचेगा, नहीं √2 क्यों बचेगा भाई, यहाँ बचेगा कितना, 6 को कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा √3, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 6 कहाँ से आ गया मेरे पास, 6 मेरे पास कहाँ से आ गया भाई। अच्छा ठीक है, इतना रहने दो, क्या मतलब कन्वर्ट करने का, है ना। तो ये हमारा बेसिक सवाल है, इससे ऊपर आपसे पूछना नहीं है और इसके आगे आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। अब इतना हो गया, इसको साफ कर दो भाई, ये साफ क्लियर तरीके से। अब हटाओ इसको, समझ में आएगा नहीं, ये बताओ पहले। बिल्कुल आ गया होगा, आप भी नहीं आया तो कभी आएगा, ये बताओ। इतने तरीके से आपको सिखाया जा रहा है तो कैसे नहीं होगा बताओ। इस बार ना धुआं कर देना है, बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है इस बार, आप ही का सब मामला होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी सही है। और अनुराग नैनू तो कमेंट ही नहीं मार रहे हैं आजकल, बहुत बिजी लग रहा है। अनुराग नैनू जी का हाल चाल ठीक है? बिल्कुल ठीक होगा भाई साहब। अच्छा चलो आगे चलते हैं। लास्ट को अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब समझ लो, अगर काइनेटिक एनर्जी में आप लोगों ने लफड़ा कर दिया ना, कसम से बता रहा हूँ ना, गोलियां चलवा दूंगा तुम लोगों के ऊपर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। एक छोटा सा मास दिया है m1, अपना फिगर ले लेते हैं, ये हो गया m2 और यहाँ से जा रहा है, इसका वेलोसिटी है u1, इसकी है u2 और यहाँ पर जाकर के हिट करेगा, ऐसा होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो आपने पढ़ के आया बहुत है, Q2 इज इक्वल टू हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे। लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशन का सुन करके वो क्या करते हैं, K1 डैश इज इक्वल टू हाफ m1 v1 cos फाई स्क्वायर। गलत हो गया, गई भैंस पानी में। तो पानी में भैंस ना जाए, इससे अच्छा है कि अपनी भैंसिया को ना घर में नहलाओ। v1 स्क्वायर K2 डैश इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। बस हो गया, काम खत्म। यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी, आप पहले ये बता दीजिएगा। हम अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे आपने फाई क्यों, कॉस्ट क्यों नहीं लगाया। यहाँ पर भैया इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी, सभी प्रकार की एनर्जियाँ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं लगानी थी, मतलब फाई नहीं लगाना था। मतलब क्या है कि इस वेलोसिटी का फैक्टर नहीं लेना था। तो बस सबको बराबर कर दो। तो बराबर करने का मतलब क्या है, सिग्मा के इज इक्वल 0 कर देना है, बस हो गया काम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन 2 डायमेंशनल कोलिजन, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो इससे सवाल बना लेते हैं फटाक से। सवाल क्या बनाना है, एक पार्टिकल है जिसका मास है कितना बताओ, 10 जूल है एनर्जी। दूसरा है जिसके पास एनर्जी कितनी है, 20 जूल। ओके, कोलिजन करते हैं। आफ्टर कोलिजन मास 1 हैव 10 जूल।
मास नहीं एनर्जी यार, 30 जूल, ठीक है, 30 जूल, 30 जूल मास 1 के पास में एनर्जी पाई गई, ठीक है। तो बताइए M2 के पास में कितनी एनर्जी होगी, बताइए जल्दी से बताइए। और अगर एनर्जी की वैल्यू आप 0 बता रहे हैं तो आप ये भी सोच लीजिए कि इसकी एनर्जी चली कहाँ गई। तो आप ये सोचेंगे सर इसकी एनर्जी इसके पास आ गई होगी, M1 के पास आ गई होगी। तो आप ये मान लीजिए एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि मतलब पार्टिकल रेस्ट में हो गया होगा। तो रेस्ट में होने के लिए इसने इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया होगा, ऐसा होना मुमकिन है। अगर ये पार्टिकल थोड़ा सा हैवी होता तो मास M2 की कंडीशन में ऐसा हो जाता, ठीक है ना। ये जो मैंने कंडीशन बताई है ये अपने हिसाब से आपको बता दिया है। अब इस कंडीशन का रियलिटी जो फैक्ट है वो समझिए। एक मास है M1, इसकी एनर्जी हो गई 100 जूल। छोटा सा मास है M2, इसकी एनर्जी है 1 जूल, ठीक है। यहाँ पर हमने पाया कि M1 के पास में एनर्जी हो गई 1 जूल और M2 की एनर्जी हो गई 0। कैसे हुई कि ये इसमें चिपक गया था, ठीक है, ये इसमें चिपक गया था, अलाइन हो गया था, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबल कंडीशंस यहाँ भी बन सकती है। यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि एक बॉल है या बम है, बम है, ये इसमें विस्फोट होता है तो एक पार्टिकल इधर जाता है, एक पार्टिकल इधर जाता है और एक पार्टिकल इधर जाता है। समझिए यहाँ पर लामीज थ्योरम लगाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर गया M1, यहाँ पर गया M2, यहाँ पर गया M3। तीनों का मास M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तीनों के मास ऐसे हो गए। इनके बीच का एंगल 90 है और इसके बीच का एंगल 90 है, ये 120 हो जाएगा। 120 कैसे हो जाएगा, बाकी का एंगल जो भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछेगा भाई साहब मोमेंटम बता दीजिए आप। तो इन दोनों का मोमेंटम इस मोमेंटम के इक्वल कर देना है हमको। तो कैसे हो जाएगा, M3U3 इज इक्वल टू M1 V1 cos फाई, ये थीटा एंगल ले लो, और M2 V2 cos फाई, ऐसे करके यहाँ से ऐसे सॉल्व कर देंगे। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल बस पढ़ते रहो। नहीं पढ़ोगे तो समझ लेना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस याद रखने हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर की E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, ठीक है। पर यहाँ पर क्या कर देता है, ये कंडीशन कर देता है। अगर जो मास 2 है, ये मास 2 है, ये मास 1 है, इसकी स्पीड को तेज कर दिया, इसकी स्पीड को कम कर दिया, फिर बोलेगा सर बताइए आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मतलब आफ्टर कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। तो कुछ कहेंगे सर U2 माइनस U1, तो ये एक पड़ेगा खींच के, कैसे आ जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, लड़ेगा ही नहीं तो कोलिजन कैसे होगा भाई, लड़ना ही नहीं तो कोलिजन कैसे होगा। तो नीचे ऑप्शन में क्या पड़ा होगा, संभव ही नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन में ये देगा आपको, और आप क्या करो टिक से मार दोगे, आपका टिक का पिक हो जाएगा, है ना। तो आपको इससे बचना है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको हमारे साथ रहना है, हमारे पास रहना है, लगातार वीडियोस देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, परेशान नहीं होना है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।